नमस्कार, देश न्यूज का नंबर 1 डिबेट शो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और आज बात करेंगे क्या कहता है मत प्रतिशत। जी हां, मध्य प्रदेश में तीसरे चरण में 9 सीटों पर मतदान हुए और जो आंकड़े आए हैं वहां आप देखिए, जहां पर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा अंतर से जीत हासिल हुई थी, वहां इस बार वोटों में बढ़ोतरी हुई है। वही बात करें कि जहां पर अंतर कम रहा वहां पर जो वोट है वो घटे हैं। 9 सीटों की अगर हम बात करें तो टोटल 66.05% जो है वो मतदान हुआ है। राजगढ़ टॉप पर तो भिंड में सबसे कम। हालांकि 9 सीटों में सबसे ज्यादा मतदान राजगढ़ में 75.39% हुआ, लेकिन वो भी 2019 के 79.46 से करीब 4% कम रहा। भोपाल की अगर हम बात करें तो 2019 की तुलना में 12% मतदान कम हुआ। प्रदेश में तीसरे चरण में मतदान प्रतिशत पहले 2 चरणों के मुकाबले बढ़ने का कारण कैंडिडेट, कार्यकर्ता और कार्यक्रम यानी कि 3 कर्व फैक्टर बताए जा रहे हैं। अब आंकड़ों के मुताबिक जहां बीजेपी सबसे ज्यादा अंतर से जीती वहां वोटिंग बढ़ी और जहां कम अंतर रहा वहां पर वोटिंग घटी। मध्य प्रदेश में आपको बताएं, पिछले साल से अगर हम बात करें तो 0.83% जो है वो मतदान कम रहा। मध्य प्रदेश की जिन 9 सीटों पर वोटिंग हुई, पिछली बार सबसे बड़ी जीत 5 लाख से ज्यादा भाजपा को विदिशा से मिली थी और इस बार वहां पर जो वोटिंग है वो 2.26% बढ़ी है वोटिंग। मुरैना की अगर हम बात करें तो पिछली बार भाजपा 1.31% वोटों से जीती थी और सबसे चौगौटी जीती थी। यहां इस बार 3.67% वोटिंग घटी है। राजगढ़ की अगर हम बात करें तो राजगढ़ में 4.31% लाख वोटों से पिछली बार भाजपा जीती थी। इस बार वोटिंग बढ़ी है। ये जो आंकड़ों का अंतर है, वोटिंग का बढ़ना और घटना किसके लिए लाभदायक है, किससे हानि पहुंचाएगा, इस पर चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता कर्नल ईशान राजवरापू जी जुड़ गए हैं। ईशान जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता रवि परमार जी भी जुड़ेंगे। इसके साथ ही हमारे साथ आदित्य नारायण उपाध्याय जी, राजनीतिक विश्लेषक, जुड़ चुके हैं। आदित्य जी, बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले ईशान जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। ये जो आंकड़ों का गणित हम देख रहे हैं, बीजेपी, क्योंकि पिछली बार 2019 के मुकाबले की अगर हम बात करें तो पिछली बार 2019 में जहां पर बीजेपी ज्यादा अंतर से जीती थी वहां पर इस बार वोटिंग बढ़ी है। जहां अंतर कम रहा वहां वोटिंग घटी, जिस तरह से आपको आंकड़े बताए, प्रतिशत बताए। लेकिन सवाल यह है कि क्या अब जो वोटिंग में बढ़त हुई है, जो 2% या 3% वोटिंग बढ़ी है उन सीटों पर, इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा या फिर जो इस बार का गणित कहता है साइलेंट वोटर्स जो है, क्योंकि उनका समझ नहीं आता है कि वो कहां जाएंगे, बीजेपी या फिर विपक्ष की तरफ रहेंगे। क्या लगता है आपको, इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा? ईशान जी। ऋषिका जी, देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि जो भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ी है या घटी है, ये मात्र 5% के नीचे ही है, जितना भी है। बल्कि आप जैसा बता रहे 2 से 3% है। तो 2 से 3% का जो अंतर आता है वो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है जब इतने लार्ज स्केल पर लोकसभा के चुनाव की बात करते हैं और नंबर ऑफ वोटर की बात करते हैं। अगर ये परसेंटेज में गिरावट जैसे बाकी कई राज्यों में हुआ कि 10-10, 15-15% की गिरावट दर्ज की, वहां जरूर सभी दलों के लिए ये चिंता का विषय हो जाता है। लेकिन जहां भी ये वोटिंग घटी है, ये एक स्वस्थ चीज तो नहीं हुई है लोकतंत्र के हिसाब से। बट मैं ये जरूर कहूंगा कि जितना भी बढ़ी है, घटी है, जो भी हुआ है, हम पूर्ण विश्वस्त हैं, आश्वस्त हैं कि हमारे कार्यकर्ता और मतदाता दोनों बाहर निकले हैं और उन्होंने पूर्ण रूप से वोटिंग की है, मतदान का कर्तव्य निभाया है। और सबसे बड़ी चीज कि महिलाओं की भागीदारी बहुत रही है। लेकिन तो ईशान जी, सभी जगहों महिलाओं की भागीदारी के बारे में हम बात कर रहे हैं जहां तक, क्योंकि आंकड़ों की अगर हम माने तो पुरुष के मुकाबले महिलाओं ने जो मतदान का प्रयोग है वो कम ही किया है। आप बोल रहे हैं महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। अब मध्य प्रदेश की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर महिलाओं की भागीदारी लगभग अभी तक 3 चरणों में जहां पर भी चुनाव हुए हैं, पहले 6 पे, दूसरे 6 पे, अब तीसरे चरण में 9 सीटों पर, तो यहाँ पर हमने महिलाओं की जो भागीदारी देखी है वो कम ही देखी है। ईशान जी, ऋषिका जी, अगर आप पुरुषों के साथ तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो कम होगी, लेकिन अगर हम पिछले चुनावों के साथ बात करते हैं तो उसमें कुछ प्रतिशत का इजाफा ही हुआ है, कमी नहीं आई है।
मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये बहुत ज्यादा प्रतिशत में अंतर नहीं आया है, बढ़ा हो चाहे घटा हो। तो इसलिए हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि हम अपने जनता के बीच जिन कार्यों को लेके गए और जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है, हम्म। प्रतिशत जितना भी हो, हम इतने आश्वस्त हैं कि हमारा जो वोट प्रतिशत है, हमारे हमको जो वोटिंग हुई है वो बढ़ेगी। जो जीत का अंतर था वो इस हम्म। बार बढ़ने जा रहा है, घटेगा नहीं, और जीत का ही अंतर रहेगा, हार की कोई संभावना नहीं है हमारी पार्टी। ठीक है ईशांत जी। रवि परमार जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि जी बहुत स्वागत है। और जिस तरह से हम वोटिंग प्रतिशत की, क्योंकि यहाँ पर बात कर रहे हैं, आंकड़ों के गणित को लेकर बात कर रहे हैं, पहले जैसे मैंने बताया कि जहां पर इस बार हमने जो 9 सीटों के तीसरे चरण में मतदान हुए हैं, वहां पर अगर हम आंकड़ों का गणित देखें तो वहां पिछली बार, क्योंकि मध्य प्रदेश में लगभग पूरी सीटें ही भारतीय जनता पार्टी के पास थी, पिछली बार के मुकाबले इस बार जो वोटिंग हुई है 9 सीटों पर, वहां पर जहां पिछली बार बीजेपी बड़े अंतर से जीती थी वहां वोटिंग बढ़ी है, जहां अंतर कम रहा वहां पर वोटिंग घटी है। इस बार आपको क्या लग रहा है रवि परमार जी, आंकड़ों के हिसाब से जहां वोटिंग जो बढ़ी है या फिर वोटिंग जो घटी है, इसका फायदा नुकसान कितना कांग्रेस को होने वाला है? देखिए, निश्चित तौर पर इसका कांग्रेस को ही फायदा होगा, नुकसान होने की तो बातें नहीं होती। जो भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं किए। जनता नाराज है। जनता आज पूरा देश का घटनाक्रम देख रही है। देश में किस तरह से लगातार महिला अपराध बढ़ रहे हैं, किस तरह से एक साल से मणिपुर जल रहा है। और हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में हमने देखा कुछ दिनों पहले ही भारतीय जनता पार्टी के मंत्री पुत्र ने एक महिला के ऊपर प्राणघातक हमला किया, लेकिन उस मंत्री पुत्र पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री का पुत्र है। तो महिला विरोधी चेहरा यहाँ साफ दिखाई दे रहा है। तो महिला इस बार भारतीय जनता पार्टी के विरोध में है। और जिस तरह से हमने इंदौर का घटनाक्रम देखा, इंदौर में हमारे कांग्रेस प्रत्याशी का किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दबाव बनाकर डराकर शामिल करवाया, वो भी जनता ने देखा है मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की जनता इस पूरे घटनाक्रम से काफी नाराज है। और मध्य प्रदेश की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को नकार चुकी है। जो भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े वादे करती थी, आज वो मुद्दों से भटकाने का प्रयास करती है। भारतीय जनता पार्टी कहती है हमने विकास किया, लेकिन आज महंगाई देखिए 4 गुनी हो गई है, बेरोजगारी देखिए लगातार बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। वही गैस सिलेंडर जो 400 रुपए का महंगा लगता था, स्मृति ईरानी कहती थी, सर पे लेकर घूमती थी गैस सिलेंडर कि महंगा है, लेकिन आज वो 1100 का हो गया, लेकिन आज उनकी कहीं आवाज नहीं निकलती गैस सिलेंडर को लेके। तो ये जनता ने सब देखा है और जनता देख रही है। इनने विधानसभा चुनाव में वादे किए थे जनता से। रवि परमार जी, महिलाओं को लेकर आप बात कर रहे हैं, मैं भी यहाँ पर महिलाओं को लेकर, क्योंकि मतदान प्रतिशत में जो हम भागीदारी देख रहे हैं मध्य प्रदेश की, अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने इस बार कम भागीदारी निभाई है विधानसभा में। क्योंकि हमने देखा था कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। लाडली बहना योजना जो बीजेपी लेकर आई थी, उसका पूरा फायदा मिला था बीजेपी को। लोकसभा में हम ये देख रहे हैं कि महिलाओं की जो भागीदारी है वो कम हो रही है। आप जिस तरह से बात कर रहे हैं यहाँ पर रवि परमार जी, आपकी पार्टी ने भी महिलाओं के लिए कुछ कम अपशब्द नहीं कहे हैं। महिलाओं के लिए अपमान तो आपकी पार्टी से भी हुआ है। अपशब्द कहना और महिला अपराध में संलिप्त लेना बहुत बड़ा अंतर है। भारतीय जनता पार्टी के 44 प्रत्याशी महिला अपराध में आरोपी है। भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि हम महिला अपराध कम करेंगे, लेकिन आज एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 2021 के बीच में 33% महिला अपराध बढ़े। 33% बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। और वहीं बात कर रहे हैं कि जिस तरह से लाडली बहनों के साथ, तो लाडली बहन इस बार नाराज है लोकसभा चुनाव में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में कहा था कि हम 3000 रुपए देंगे, लेकिन अभी इनकी ट्रेन 1250 पे रुकी हुई है। तो लाडली बहना साफ समझ गई कि क्या हुआ है मध्य प्रदेश में। और जिस तरह से ये बात करते थे लाडली बहनों को सिलेंडर आधे दामों में देने की, तो वो कहां मिल रहा है? कहां लाडली बहनों को 3000 रुपए मिल रहे हैं? ठीक है रवि परमार जी, लेकिन जिस तरह से एनसीआरबी के आंकड़ों की आप बात कर रहे हैं, तो आपको बता दूं उसमें भी मध्य प्रदेश जो है वो तीसरे नंबर पे है, राजस्थान पहले नंबर पे रहा जब आपकी सरकार राजस्थान में थी। उस पर भी मैं आपसे जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले आदित्य नारायण जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। मध्य प्रदेश के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं प्रतिशत को लेकर, मत प्रतिशत को लेकर, और जो भी बढ़ोतरी या फिर जो वोटिंग घटी है, इसका कितना फायदा बीजेपी या फिर किसी दूसरी पार्टी को होता है? देखिए, ऐसा है कि समूचे देश की बात जहाँ तक मैं करता हूँ, तो जब चुनाव रोचक होते हैं या मुद्दे परवान चढ़ते हैं, तो निश्चित तौर पे मतदान प्रतिशत बढ़ता है। लेकिन जब चुनाव रोचक नहीं होते हैं और कोई मुद्दा नहीं होता है, कोई विशेष मुद्दा दांव पर, पब्लिक का मुद्दा कोई दांव पर नहीं चढ़ता है, परवान पर नहीं चढ़ता है,
तो लोगों की रुचि धीरे धीरे राजनीति में कम होने लगती है। बिल्कुल ठीक। तो सही बात तो ये है कि राजनीति का जो जो स्तर देश में जिस तरीके से राजनीति का जो नज़ारा आज का है देश का, उसमें आम लोगों की रुचि धीरे धीरे घटती चली जा रही है। और इसी वजह से जो है राष्ट्रीय स्तर पर ही आम लोगों का चुनाव के प्रति जो है रुझान थोड़ा कम हुआ है। और इसलिए हमारे पूरे देश की, समूचे देश की जहाँ तक बात करता हूँ, तो निश्चित तौर पर मतदान प्रतिशत घट रहा है। और नेचुरल सी बात है, यदि साधारण तौर पर यदि देखा जाए, यदि कोई मैच होता है और दोनों टीमें यदि दमदार होती है तो मैच रुचिकर होता है और देखने वाली पब्लिक या उसमें शामिल होने वाली, स्टेडियम में पहुंचने वाली पब्लिक बढ़ती है। लेकिन यदि एक तरफा मैच होता है तो बहुत मुश्किल होता है। तो सही बात तो ये है कि ये जो मैच आज देश का चुनाव का चल रहा है, ये चुनाव जो है लोगों में रुचि इसकी धीरे धीरे कम होती जा रही है। जहाँ तक मध्य प्रदेश की बात है, कद्दावर चेहरे जहाँ जहाँ लड़ रहे हैं वहाँ लोगों में चुनाव के प्रति रुझान बढ़ा है। इसीलिए मतदान प्रतिशत ज्यादा हुआ है। जैसे शिवराज सिंह जी लड़ रहे हैं, जैसे दिग्विजय सिंह जी लड़ रहे हैं, जैसे सिंधिया लड़ रहे हैं, तो इनके अपने लोकसभा क्षेत्र में निश्चित तौर पर लोगों में मतदान की रुचि बढ़ी है। और ये चाहे वो हराने के लिए किसी को मतदान ज्यादा हुआ हो या जिताने के लिए, लेकिन चूंकि रुचिकर चुनाव हो गए हैं, इसलिए रुचि पैदा हुई लोगों में। वास्तविकता यही है। लेकिन कहीं ना कहीं आदित्य नारायण जी, जैसा आपने पहले कहा कि जब एक तरफा चुनाव हो जाते हैं तो रुचि जो है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, और यही कारण हम ले सकते हैं पहले और दूसरे चरण में जो हमने मत प्रतिशत कम देखा। क्या कहना चाह रहे हैं आप, क्या एक तरफा चुनाव ये वाला हम देख पा रहे हैं? सही बात तो यह है कि मुद्दा विहीन चुनाव है, और चूंकि मुद्दे विहीन चुनाव होने की वजह से कोई मजबूत विपक्ष जो है अपने जो प्रोग्राम है या अपने घोषणा है उनको लोगों के बीच तक पहुंचाने में उतना सफल नहीं रहा है। बिल्कुल। तो इसलिए मैं इसको एक तरफा कहूंगा। एक तरफा तो नहीं कहना चाहिए किसी भी चुनाव को। चुनाव तो चुनाव होता है, और इसमें निश्चित तौर पर पूरे देश की सीटों में कुछ चौंकाने वाले नतीजे भी आ सकते हैं और आते रहे हैं। तो इसको एक तरफा कहना उतना उचित नहीं है। लेकिन चूंकि लोगों तक मुद्दे पहुंचाने की बात है, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की बात है, तो अपनी बात पहुंचाने, चाहे वो ताकतवर होने की वजह से हो, चाहे मीडिया को खरीदने की बातें चलती रहती हैं अलग अलग तरीके की, लेकिन जो भी हो, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में एक पार्टी कामयाब रही और विपक्ष कामयाब नहीं रहा। बिल्कुल ठीक है। ईशान जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अब जिस तरह से मुद्दा विहीन पार्टी होने की बात आदित्य नारायण जी कर रहे हैं, हालांकि अब राजनीतिक दलों का हम जो गतिविधियां देख रहे हैं, लगातार जो मुद्दे शिफ्ट होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो आम मुद्दे हैं वो चुनाव से गायब है। अब मुद्दा विहीन पार्टी हम सिर्फ किसी एक को नहीं कह सकते हैं। यहाँ पर राजनीतिक दलों की जो हम प्रतिक्रिया देख रहे हैं, आम मुद्दे चुनाव से गायब। लेकिन ईशान जी, रवि परमार जी ने जो कहा उसकी बातों का भी जवाब दीजिए। और भारतीय जनता पार्टी का क्या सिर्फ मुद्दा यही रह गया है कि राम मंदिर की बात की जाए, आरक्षण को लेकर बात की जाए, विरासत टैक्स को लेकर बात की जाए, या फिर आज जिस तरह से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खरगोन और धार में कह रहे थे कि वोट जिहाद आपको चाहिए या फिर राम राज्य आपको चाहिए, इन सब पे बात की जाए? आम मुद्दा कहाँ है ईशान जी? ऋषिका जी, सबसे पहली चीज की जो सत्ता पक्ष होता है वो अपना कार्य करता है, उसमें गलतियां ढूंढ के मुद्दे बनाना विपक्ष का काम है। अब जितनी चीजें आपने अभी बोली और परमार जी ने भी बोली, मैं रवि जी से निवेदन करूंगा कि प्लीज सुन लीजिएगा, उसके बाद अपना रिएक्शन दीजिएगा, बीच में मत करिएगा। आप एक लाइन से राष्ट्र की बात कर रहे हैं, आप सारी चीजें, मैं सभी का जवाब देता हूँ। मैं आज से ही शुरू करता हूँ। मान लीजिए एक विषय आ रहा है, बहुत जोरों से आज सवेरे से चल रहा है, सैम पित्रोदा जी का बयान। ओवरसीज कांग्रेस के वो प्रेसिडेंट हैं। इस तरह के उल जलूल बयान की क्या आवश्यकता है चुनाव के टाइम? तो आप तो मुद्दा खुद दे रहे हैं सत्ता पक्ष को कि भाई इसको उठाओ। बिल्कुल। और हमें उठाने की जरूरत नहीं, उठा आप रहे हैं, हम जनता को सही ढंग से वो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज, पाकिस्तान के एक मंत्री ने बयान दिया, ये राष्ट्र विरोधी बात है कि वहां का प्रधानमंत्री हमारे आंतरिक मामलों में बोले कि ये प्रधानमंत्री बने तो बहुत अच्छा है। अरे भाई, अगर कांग्रेस इसके समर्थन में नहीं है तो कांग्रेस के टॉप लीडरशिप ने आज तक उसका खंडन क्यों नहीं किया, या पाकिस्तान को
अपने कड़े शब्दों में क्यों नहीं कहा कि देखिए आप हमारे आंतरिक मामलों में नहीं बोल सकते हैं, कौन प्रधानमंत्री होगा ये हमारे लोकतंत्र की मजबूती है, हम डिसाइड करेंगे, यहाँ की जनता डिसाइड करेगी। लालू यादव जी कल चुनाव के दौरान एक उलझुल बयान दे देते हैं, इंडी गठबंधन में है, राम गोपाल वर्मा जी बयान दे देते हैं, तो ये लोग खुद मुद्दा इस तरह का बना रहे हैं। सरकार के खिलाफ आपको बोलना है, विपक्ष में है, बहुत अच्छी बात है, सशक्त विपक्ष होना बहुत जरूरी है एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए। किंतु ये हमें समझना चाहिए, वो स्वस्थ लोकतंत्र का मतलब होता है वो चीजें आपको जनहितैषी नहीं लगती, आपकी नजर में नहीं, उन मुद्दों को आप उठाएं, लेकिन साथ ही साथ जो चीजें देश की अच्छी हो रही हैं उसमें आप सरकार के साथ खड़े हों। आप एयर स्ट्राइक होती है, आप उस पर सबूत मांगते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर पहुंच गई, उसकी तारीफ करने में आपको गुरेज होता है, ऐसा क्यों? ये गलत चीज है। ये कांग्रेस को, एक मिनट मैं 10 सेकंड लूंगा खाली, कांग्रेस को एक आत्मचिंतन और आत्मावलोकन करने की जरूरत है। अभी समय सिर्फ मात्र 1 हफ्ते का बचा है और 21 सीटों पे वोटिंग हो चुकी है, 8 सीट बची है। उन सीटों पे पहले भी अगर वही नकारात्मकता रखते हैं तो इनमें भी वही परिणाम होना है और ज्यादा पुरजोर तरीके से होना है जो अभी पिछले 3 चरणों में हुआ है। मैं तो अभी भी कहूंगा कि अभी जब जागो तब सवेरा कांग्रेस के लिए, मेरा तो है संदेश। ठीक है ईशान जी, ये इनको करना चाहिए, करना बहुत जरूरी है। ठीक है ईशान जी। रवि परमार जी, ईशान जी की बातों का जवाब दीजिए। और दूसरा, क्योंकि ये सवाल अब उठना लाजमी है, अब विपक्ष को जिस तरह से हम देख रहे हैं, तमाम जो अनर्गल टिप्पणियां विपक्ष की ओर से की जा रही हैं, आपको क्या लगता है, क्या आज जो सैम पित्रोदा जी का बयान आया वो ठीक था? और मध्य प्रदेश की जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, आपने तमाम जो अपराध है वो गिना दिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनता जो है वो पार्टी पर भरोसा तो कर रही है ना। पिछली बार के हम चुनाव के नतीजे देख ले, ज्यादा से ज्यादा सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी लेकर गई है, ये कह ले कि पूरी सीट लगभग उन्हीं के पाले में थी। किस तरह से विपक्ष मुद्दा विहीन क्यों है? विपक्ष जब मुद्दा दे रहा है तो बीजेपी इसको उठाएगी ही। देखिए, विपक्ष मुद्दाहीन नहीं है, विपक्ष लगातार मुद्दे उठा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से भटकाने के लिए आज सैम पित्रोदा जी के जो बयान आया उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं और उसका नाम मैं समर्थन करता हूं। ना हमारे पार्टी के शीर्ष नेता उसका समर्थन कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी उनके बयान की कड़ी निंदा की। रवि परमार जी, आपने कहा कि इस बयान की आप निंदा करते हैं, लेकिन वो सलाहकार हैं ना, राजीव गांधी के समय से वो सलाहकार है आपकी पार्टी के। आप पार्टी के सलाहकार नहीं आपकी पार्टी कह रही है कि वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, आपकी पार्टी के सीनियर लीडर्स ने ये बयान दिया है, उसके बाद आप जब ये बयान आता है उससे किनारा कर लेते हैं, यानी पहले बयान दे दो, विवादों से भरा हुआ, उसके डैमेज कंट्रोल करने लग जाओ। बिल्कुल, देखिए मैं उनके बयान की निंदा करता हूँ, पार्टी का शीर्ष नेता भी करता है। किस नेता ने कहा था वो हमारे हैं, लेकिन आज वो कई सालों से अमेरिका में रहते हैं। और दूसरी चीज, बात आती है विश्व में देश को बदनाम करने की, तो आज आप देख लीजिए ऑस्ट्रेलिया का कल का एक अखबार जो कि विश्व का जाना माना हेराल्ड सन करके न्यूज़पेपर है, उसमें एक खबर छपती है बड़े से फ्रंट पेज पर कि पीएम मोदी विथ रैपिस्ट हेडलाइन के साथ में, और मोदी जी की फोटो छपती है। क्या ये देश की बदनामी नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम एक रेपिस्ट के साथ जोड़ा जाता है? आज वो रेपिस्ट देश छोड़ के भाग चुका है क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने उसको शरण दी। प्रधानमंत्री उसी रेपिस्ट के लिए खड़े मंच पर होकर वोट की अपील कर रहे थे। तो ये तो देश के लिए बहुत दुखद है कि एक रेपिस्ट के लिए, जिसके पास से 3000 सीडी मिली हो, 3000 वीडियो मिले हो, 3000 महिलाओं के फोटो मिले हो, अपनी फोटो, उस रेपिस्ट के पक्ष में वोट मांग रहे थे। एसआईटी का गठन हुआ है, उस पर जांच की जा रही है, निश्चित तौर पर जांच की जा रही है और एफआईआर भी हो चुकी है और जांच तो चल रही है, लेकिन दोषी को भगाने का काम किसने किया, शरण किसने दी? अरे आपकी सरकार थी, वहाँ आपकी सरकार को ये देखना चाहिए था जब ये मामला सामने आया, वो वहाँ से चले गए, तो आपकी सरकार ने इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? एक दिन में तो हुआ नहीं है, 1 साल की सरकार में तो हुआ नहीं, कई सालों से ये काम चल रहा था, काला धंधा वहाँ पे, गोरख धंधा चल रहा था भारतीय जनता पार्टी के राज में। सामने आई, जब वो वहाँ से गए, तब आपकी सरकार है ना, वहाँ पर आपकी सरकार को एक्शन लेना चाहिए था। जब सरकार के सामने मामला आया,
एफआईआर दर्ज हुई, सरकार ने तत्काल एसआईटी गठित कर कार्रवाई कर दी और आज उनके पिताजी को हिरासत में भी लेके रखा है सरकार ने। लेकिन यही महिला विरोधी भारतीय जनता पार्टी है जिसने उनको बचा के रखा था इतने सालों से और ये मुद्दा सामने नहीं आने दिए जनता के। लेकिन बहुत दुखद घटना है ये, बहुत ये बात नहीं करते मणिपुर पे। आज मणिपुर में देख लीजिए क्या हो रहा है, इसलिए ये देश की जनता को पूरी तरह से मुद्दे से भटकाने का काम करते हैं। मोदी जी बात करते हैं जिहाद, सुनिए ना, मेरी जिहाद वोट की बात करते हैं प्रधानमंत्री, इन सब मुद्दों पे बात करने के लिए बाकी और चैनल्स है, नेशनल मुद्दे पे हम बाद में बात करेंगे। मध्य प्रदेश की मैं आपसे बात कर रही हूं, 2 मिनट का समय दीजिए। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन से बात करते हैं जिहाद वोट की, तो प्रधानमंत्री होते उनके इन सब जिहाद शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए क्या? वो अल्पसंख्यक की बात करते हैं, अल्पसंख्यक में वो सिर्फ मुस्लिमों को गिनते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक हमारे लिए जैन समाज भी है, ईसाई समाज भी है और अन्य समुदाय भी हैं जो अल्पसंख्यक में आते हैं। दूसरी चीज, इनके गृह मंत्री अमित शाह अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं राजगढ़ में। हमने देखा राजगढ़ में जब उन्होंने सभा की तो उन्होंने कहा कि यहाँ जनाजा निकलने वाला है और आशिक का जनाजा धूमधाम से निकलना चाहिए। तो दिग्विजय सिंह जी हमारे वरिष्ठ नेता है, उनके विरोध इनने जो बयान दिया अमित शाह जी ने, की ओर से जो महिलाओं के लिए अपशब्द कहे गए उसको लेकर क्या कहेंगे? अपशब्द और अपराध में बहुत अंतर होता है। मैं पहले भी कह चुका हूँ ऋषिका जी आपसे ये बात कि अपशब्द कहना और अपराध करना, महिला अपराध और अपशब्द दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ये अपराध करके बैठे, हम अगर अपशब्द कहते तो ये मुद्दा बना देते, लेकिन इनके लोग अपराध करते हैं और अपराधियों को ये शरण देते हैं। आज 44 प्रत्याशी इनके हैं जिनके ऊपर महिला अपराध है और महिला अपराध सिद्ध भी हो चुके हैं। उन प्रत्याशी को इनने टिकट दिया। दे लूं जवाब? रवि जी आप बोल चुके हैं, दीजिए जवाब दीजिए। बिल्कुल, रवि जी ने मुद्दा उठाया कर्नाटक का, सबसे पहले मैं उसी की बात करता हूँ। 24 तारीख को ये पूरे जो टेप थे, 24 अप्रैल को इसके बारे में जानकारी बाहर आनी शुरू हुई, जो कि चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। 26 तारीख को वोटिंग थी कर्नाटक में। 26 की वोटिंग वाले दिन वोकालिंगा बेल्ट जो होता है उसमें चुनाव था और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार थी। 24 से लेकर 26 तक 2 दिन तक इसको क्यों रोका गया? पहली चीज, ठीक है, एफआईआर पर 2 दिन पहले दर्ज हुई है। अब इसमें मुद्दा ये आता है कि आपने खाली वोट बैंक आपका डिस्टर्ब ना हो। वो चुनाव के दौरान पूरा काम निर्वाचन आयोग का रहता, पूरा प्रशासन निर्वाचन आयोग के अंदर में रहता, सरकार के अंदर में नहीं रहता। ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। आप सरकार को मत कोसिए। निर्वाचन आयोग क्या कर रहा था इन 2 दिनों में? निर्वाचन आयोग ने क्या किया? बोलने देंगे आप बोल झूठ चुके ना, बोल रहे हैं। सरकार उसमें क्या कर सकती थी? निर्वाचन आयोग के अंदर पूरा प्रशासन काम करता है उस दौरान। निर्वाचन के दौरान पूरा प्रशासन, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता प्रशासन के अंदर। प्रशासन उस दौरान काम करता है। डिबेट नहीं करता हूँ। ठीक है, रवि जी सुन लीजिए, बंद कर दीजिए, रवि जी का भाषण सुनते रहे। बोलिए ईशान जी। ईशान जी जल्दी से जवाब दीजिए क्योंकि समय की सीमा है। मुझे कंप्लीट करने दीजिए, आप अपने समय पे उस पर जवाब दीजिएगा। ठीक है ईशान जी, जल्दी बोलिए। जल्दी ही बोल रहा हूँ, डिस्टर्ब करने को मना करिए इनको। पहली चीज। दूसरी चीज, अमित शाह जी के बयान के बारे में कहा इन्होंने राजगढ़ में कि उनका जनाजा निकलने वाला है। ये शब्द नहीं इस्तेमाल किए थे। उनकी हार होने वाली है और उसके साथ उन्होंने एक शेर बोला था, वो मैं दोहरा नहीं रहा हूँ। रवि जी हंसने से नहीं होगा। माइनॉरिटीज की बात मनमोहन सिंह जी तो आएगी ना, सबने सुना वो बयान। मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा था? कौन से माइनॉरिटीज बोले थे? सीधे सीधे मुस्लिम बोला था। इन्होंने बात की बयान देना उतना बड़ा अपराध नहीं होता है। एक लंबी फहरिस्त है, जीतू पटवारी, रणदीप सुरजेवाला, प्रिया श्रीनेज, सारे लोग एक लाइन से, और किस तरह का बयान दे रहे हैं, उस बयान को रिपीट भी करने में मुझे शर्म आती है। आपके नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा था 2018 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने महिला विरोधी बयान नहीं दिया था। अब ऋषिका जी अब देख लीजिए मुद्दा किसके पास है। ठीक है ईशान जी। रवि परमार जी, जिस तरह से आप लगातार बातचीत कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बयान देना इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके नेताओं की ओर से जो तमाम बयान दिए जा रहे हैं महिलाओं को लेकर, वो ठीक भी नहीं है। कभी महिलाओं को लेकर आप सुप्रिया श्रीनेत की बात कर लीजिए, या फिर अभी आप जो पीसीसी चीफ की जीतू पटवारी की बात कर लीजिए, तमाम आपकी तरफ से महिलाओं का जो सम्मान हो रहा है वो जनता के सामने है। राधिका खेड़ा को लेकर बात कर लीजिए, अब मुद्दा वो नहीं है। मध्य प्रदेश को लेकर क्योंकि हम
बात कर रहे थे। आदित्य नारायण जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अब जिस तरह से विपक्ष की ओर से लगातार, अब हम मध्य प्रदेश में ही देख रहे हैं, बाकी बयानों पे क्या जाए, मध्य प्रदेश में भी जिस तरह से नारी सम्मान हो रहा है वो सबके सामने है। तो क्या संविधान को लेकर लगातार बातचीत की जा रही है, संविधान खतरे में है, मुद्दों को लेकर जो राजनीतिक दल है वो भटकते जा रहे हैं, इन सब का कितना असर मध्य प्रदेश में होता हुआ देख रहे हैं? क्या ये जो मुद्दे प्रधानमंत्री की ओर से उठाए जा रहे हैं, इनका फायदा इस बार भी मध्य प्रदेश में होगा? क्योंकि पिछली बार तो मध्य प्रदेश में हमने देखा कि जो सीटें हैं वो बीजेपी के पास थी। इस बार की स्थिति आप क्या देख पा रहे हैं आंकड़ों के हिसाब से? मुझे लगता है कि इस तरीके का कोई भी मुद्दा जो है किसी को कोई लाभ पहुंचाने वाला तो नहीं है, लेकिन यह है कि चुनाव के दौरान निश्चित तौर पर सुर्खियां बनने के लिए कुछ बातें करनी होती है, और कम से कम भारतीय जनता पार्टी अपनी बातों से सुर्खियां तो बना रही है। लेकिन सही बात तो यह है कि विपक्ष जो है उस तरीके से अपनी बातों को सामने लोगों तक पहुंचाने में थोड़ा सा सफल कम हो पा रहा है। तो कुल मिला के आज का जो गंभीर विषय है विचार का और चिंतन का, वो ये है कि जो लोगों की रुचि धीरे धीरे मतदान में कम हो रही है उसको कैसे बढ़ाया जाए, राजनीतिक चिंतन लोगों में पैदा कैसे किया जाए, और वो चिंतन का अभाव क्यों होता जा रहा है, राजनीति के प्रति रुचि लोगों में कम क्यों होती चली जा रही है, इस पर गंभीर रूप से विचार करना चाहिए। और ये देखना चाहिए कि वो जो लोग जो लगभग 30-40% लोग जो वोट नहीं देते हैं, वो लोग कौन है? कहीं वो लोग वे तो नहीं है जिनके लिए राजनीतिक पार्टियां बात नहीं करती हैं। जैसे आरक्षण की, जैसे एक उदाहरण के तौर पर कहता हूं, आरक्षण की बात है तो लगभग सभी पार्टियां, चाहे वो पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो, आरक्षण की बात लगातार किए जा रही हैं। इसके अलावा जो है और बहुत धर्म की बात जो है लगातार किए जा रहे हैं। क्या ऐसा कोई वर्ग भी तो देश में है जो किसी भी तरीके का आरक्षण नहीं चाहता, या आरक्षण से उनका कैरियर जो है कहीं ना कहीं प्रभावित होता है? तो सही बात, तो गंभीर बात यह है कि वो लोग जो वोट देने नहीं जाते हैं वो कौन लोग हैं, उनकी भी तो पहचान करना चाहिए। और वो क्यों नहीं वोट देने जाते हैं? क्या पूरे देश की सरकार के प्रति उनकी रुचि नहीं है, या उनको कहीं ऐसा तो नहीं लगता देश के 30-40% लोगों को कि वो हताश तो नहीं है देश की व्यवस्था से, इस व्यवस्था से जिस व्यवस्था के प्रति वो जो वोट ही नहीं करना चाहते हैं? तो आम लोगों को वोटिंग के प्रति, देश की राजनीतिक शासन प्रणाली के प्रति जागरूक करने के लिए सभी पार्टियों को गंभीर रूप से चिंतन करना चाहिए। और इन सब मुद्दों के ऊपर लोकसभा चुनाव के टाइम तो नहीं, लेकिन जो लोकसभा चुनाव जब नहीं होता है तो चुनाव आयोग क्या करता है बाकी के 4 साल, 4.5 साल, ये सब चीजों पे गंभीर चिंतन होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है आदित्य नारायण जी, क्योंकि जिस तरह से मत प्रतिशत कम हो रहा है, और हमने जिस तरह से देखा कि पहले और दूसरे चरण के बाद राजनीतिक दलों ने इस पर मेहनत करना भी शुरू की है, क्योंकि 3 क की जो हम बात कर रहे थे, 3 क फैक्टर क्या है, कैंडिडेट, कार्यकर्ता और कार्यक्रम, इस पर मेहनत की गई है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन तीसरे चरण के जो मध्य प्रदेश की हम लगातार बात कर रहे हैं, 9 सीटों पर जो आंकड़ों का गणित रहा वो बेहद चिंतन वाला, क्योंकि कहीं पर वोटिंग बढ़ी, कहीं पर वोटिंग घटी। इसका कितना फायदा राजनीतिक दलों को होने वाला है, किस पार्टी को होने वाला है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो अभी जिस तरह से हमारे मेहमान डिस्कस कर रहे थे, आदित्य नारायण जी ने जिस तरह से बताया कि चिंतन इस चीज पर करना चाहिए कि मतदान जो है वो क्यों कम हुआ, मतदाता जो साइलेंट है, मतदाता जो घर से नहीं निकल रहा है, उसकी रुचि किसमें है, और कितना चिंतन मंथन का असर अब इस पर देखने को मिलेगा, ये पता चलेगा चौथे चरण में। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।